देखिए, आज का टॉपिक है शरीर में फैट क्यों बढ़ता है। अब हम रोजाना बात करते हैं कि फैट बढ़ गया, फैट ज्यादा हो रहा है, इसको कम करना है, फैट को कम करना है। ये फैट बढ़ता क्यों है? किसी किसी को आपने देखा होगा कि कुछ नहीं खाते फिर भी फैट बढ़ता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी फैट नहीं बढ़ता। फैट बॉडी में कौन कौन से पार्ट के ऊपर मोस्टली स्टोर होता है, और उस फैट को देख के हमें क्या आइडिया लग सकता है कि इस फैट के बढ़ने की वजह क्या है। तो देखिए, पेट से लेके बाजू तक, पेट से और बाजू तक शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट बढ़ने की वजह क्या है। तो वजन को कम करना देखिए एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको इतना आसान नहीं माना जा सकता कि इतना इजी है कि इसको कोई भी कर ले। हर आदमी फिट होना चाहता है, कम करना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता। तो ये बड़ा ही जटिल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि शरीर के किस हिस्से में फैट है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम फैट लॉस के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नॉलेज नहीं होती कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट पे फैट है और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो सबकी बॉडी में अलग अलग फैट होता है। आप देखा भी होगा आपने, किसी के पेट पे फैट होता है, किसी की थाइज पे फैट होता है, किसी के शोल्डर पे, किसी की डबल चिन है। तो सबके बॉडी में फैट अलग अलग टाइप से होता है। तो उसको जान लेना बहुत जरूरी है। और उसकी वजह क्या है, उसको फैट को कम करने के लिए किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने की ज़रूरत होती है, तो ये बिल्कुल स्पेशली बताया गया है। तो जब किसी का वजन बढ़ता है तो इसका असर उसकी फुल बॉडी पे दिखता है, पूरी बॉडी पे दिखता है। हाथ पैरों पर, पेट, कमर, शरीर के अन्य हिस्सों में बढ़े हुए जो वजन है उसका प्रभाव हमें नजर आने लग जाता है कि हाँ, बॉडी का वेट बढ़ा हुआ है। बाजुएं लटकने लग जाती है, किसी की देखी होगी आपने, बाजू लटक जाती है, हिलती हैं, पूरी ढीली हो जाती है। तो ये बाजुओं में जो लटकती हुई फैट है, ये भी फैट ही है। पेट बड़ा हुआ होता है, ये भी एक फैट है। जो हमारी थाइज है उसके आसपास जो चर्बी जमा हो जाती है, वो भी एक टाइप का फैट है। किसी को डबल चिन दिखने लग जाती है, यहाँ पे दूसरी एक अलग से लेयर दिखाई देने लग जाती है, डबल चिन बोलते हैं, वो भी एक तरह का फैट होता है। और देखिए, डबल चिन की वजह एज भी हो सकता है। जब एज बढ़ती है तो अक्सर वो हो जाती है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो ढीली हो जाती हैं, तो वो लटकने लग जाती है। तो ये एजिंग इफेक्ट भी होता है, लेकिन बहुत सारों को देखा होगा आपने, जवान अवस्था में ही डबल चिन हो जाती है, वो फैट होता है। तो जो हमारा बढ़ा हुआ वजन है वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाता है। तो इस बढ़े हुए वजन को घटाना इतना आसान नहीं है। मैं बता रहा था अभी आपको कि ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ध्यान से अपने कोच की गाइडेंस में जो निपुण लोग हैं वो इनको कर पाते हैं, वो ही कर पाते हैं, करा पाते हैं। और बड़ा रूटीशन जो कि रूटीन की जरूरत होती है, कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों को अपने ध्यान में रखना पड़ता है कि हमने वजन कम करना है तो किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। आपका कोच जो है कि ये नहीं सिंपल सा आपको डाइट प्लान दे दिया और आपको बता दिया और आप फिट हो गए। बहुत सारी चीज़ों को नोट करना पड़ता है, बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। हर बंदे का डाइट प्लान अलग होता है। हर चीज़, हर जो है कि 10 दिन बाद आपका चेक किया जाता है कि कितना प्रोग्रेस बॉडी में हो रही है, उसके बाद डाइट प्लान में बदलाव क्या करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, सही डाइट और एक्सरसाइज अगर हम इनको ठीक ढंग से करें, प्रॉपर गाइडेंस में करें, प्रॉपर नॉलेज के साथ करें, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। तो शायद देखिए, हम इस बात से हमेशा अनजान ही रहते हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो फैट है उसकी वजह भी अलग अलग होती है। अब ये टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारी बाजुओं में फैट है, उसकी अलग वजह अलग होती है। पेट के आसपास जो फैट होता है उसकी वजह अलग होती है। थाइज के आसपास फैट होता है, उसकी वजह अलग होती है। तो आज इन वजहों पे बात करेंगे हम कि कौन सी वजह से, किस वजह से, कहाँ बॉडी के किस एरिया पे। अब आप देखेंगे सबकी शेप अलग अलग है। किसी की थाइज के एरिया बहुत ज्यादा फैट है, किसी का सिर्फ पेट पेट बढ़ा हुआ है, थाइज और कंधे बिल्कुल सूखे हुए हैं, पतले हैं। किसी किसी को आप देखोगे कि कंधों पे फैट ज्यादा है, किसी को देखोगे कि आप हिप्स के आसपास बहुत ज्यादा फैट है। तो इस सब की क्या वजह रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो बाजू देखिए, दो तीन कैटेगरी बनाई गई है इसमें। सबसे पहले तो बाजू के आसपास जो फैट होता है, बाजू जो लटकने लग जाती है। दूसरा जो पेट, टमी जिसको तोंद बोलते हैं, वो जो हमारा फैट होता है। तीसरा होता है हिप्स के आसपास का जो फैट है, थाइज के आसपास आदि। कई ऐसे कई तरह के कैटेगरी बनाई गई है। तो इसको कैसे, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, बड़े ध्यान से आप इसको समझेंगे, सुनेंगे, तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज्यादातर ओवरवेट पर्सन होते हैं, देखिए
ओवरवेट का मतलब क्या है कि आपका जो आइडियल वेट है उससे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जो भी ज्यादा है वो सारे के सारे ओवरवेट है। उससे ऊपर जब हम जाते हैं तो मोटापा की कैटेगरी आ जाती है। तो ज्यादातर जो ओवरवेट पर्सन होते हैं उनके पेट के आसपास जो फैट जमा होती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम। क्या होता है, पेट बाहर निकल जाता है। आपके साथ फोटो शेयर करना चाह रहा था लेकिन ये अपलोड नहीं हुआ है। जी। तो पेट के आसपास जो फैट बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, तोंद निकल जाती है आगे उसको। उसकी वजह क्या होती है? कईयों को देखा होगा आपने, बिल्कुल पेट के चारों तरफ, कमर के चारों तरफ एक टायर सा बन जाता है पूरा, जो है कि फैट की लेयर बन जाती है। तो ये एक टाइप का टमी फैट, जो हमारी तोंद निकल जाती है, हमारे जो टायर बन जाता है, वो एक टाइप का, एक कैटेगरी बनाई गई है कि इस टाइप का फैट क्यों होता है। तो देखिए, इससे छुटकारा पाने के लिए पाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी के बीच का हिस्सा होता है, और इस पे एक्सरसाइज भी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता। तो इस टाइप की जो फैट होती है, पेट के आसपास की जो फैट होती है, तोंद जिसकी निकली हुई है, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। बाकी बॉडी की फैट आसानी से कम हो जाती है, लेकिन ये सबसे जटिल है। पेट के आसपास जो फैट जमती है उसका मेन कारण क्या है? सबसे मेन जो कारण है, साइंस कहती है कि वो हार्मोनल बदलाव की वजह से होती है। हार्मोन्स में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से टमी के आसपास का जो फैट होता है वो बढ़ता है, बाकी बॉडी की बजाय। अगर किसी की बॉडी में सारा ही फैट बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो तो उसके खाने की वजह से है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेट पेट बढ़ने लग जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्मोन्स का बैलेंस जो है कि आपका ठीक नहीं है। हार्मोन्स इनबैलेंस हुए हैं उसकी वजह से, या फिर जो है कि आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से। स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी पेट के आसपास जो है कि फैट जमा हो जाता है। इस जो स्ट्रेस की वजह से बेली फैट बढ़ता है, इसको स्ट्रेस बेली भी कहा जाता है साइंस की भाषा में, स्ट्रेस बेली। तो स्ट्रेस बेली जो होती है वो हार्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। तो देखिए, हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो सही होना जरूरी है। अपनी डाइट में जो है कि अनहेल्दी फैट्स को दूर करना पड़ेगा। जो अनहेल्दी फैट खाते हैं, जो समोसे खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, जो रेडियो से खाते हैं, जिनमें फैट ही फैट, तेल, गंदा वाला तेल भरा होता है, मेन कारण वो होता है, वो हमारे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है और हमारी जो पेट के आसपास की फैट है उसको भी बढ़ाता है। तो हमने उस फैट को साइड करके हमने उसको गुड फैट लेना है। फैट भी हमारी बॉडी की जरूरत होती है, तो गुड फैट लेना है, जैसे कि हमारा ओमेगा 3 हो गया। ये ओमेगा 3 जो आपकी तौंद बढ़ी हुई है खराब फैट की वजह से, उसको रिमूव करने में बहुत बड़ा काम करता है। ये अंदर से जो बॉडी को, ये कहते हैं ना, जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं स्पंज वो लेके अपना जूना, इस तरह से ये अंदर से जो जमा हुआ कचरा है उसको बाहर निकालता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुड फैट। और एक्सरसाइज को अपने बॉडी, अपने जो है कि दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये तो एक टाइप की फैट बताइए। मैं लास्ट में इनका ये बताऊंगा कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, सभी के बारे में एक बार लास्ट में उपाय सभी के बारे में इकट्ठे बात करेंगे। तो एक टाइप का फैट बताया जो पेट के आसपास जो चर्बी जमा हो जाती है, तोंद निकल जाती है, या हमारी बगलें जो है कि भारी हो जाती है, तो एक टाइप का ये फैट होता है। ये हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, या हमारा जो खराब फैट है उसकी वजह से होता है, या स्ट्रेस की वजह से होता है। तो इसके ही 3 कारण है। हमने इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रेस को मैनेज कर कीजिए, अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखिए और अच्छा खाना खाइए। ये 3 इसके मेन कारण होते हैं। उसके बाद आता है बाजुओं के आसपास जो आर्म्स फैट बोलते हैं इसको। आपकी जो बाजू हैं उस वो आपने देखा होगा कि आपकी बहुत सारे लोगों की बाजू ये ऐसे लटक जाती है यहाँ पे, इतनी ढीली ढीली होती है, बिल्कुल ऐसे हिलाते हैं तो हिलती है। तो ये जो बाजुओं का फैट होता है, आर्म्स फैट बोलते हैं इसको। बाजुओं के आसपास लटकता हुआ जो फैट दिखने लग जाता है वो बहुत ही खराब लगता है, बहुत ही गलत इफेक्ट डालता है, बहुत भद्दा लगता है। तो इस फैट का मेन कारण क्या है? हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की ज्यादा मात्रा ज्यादा होती है। तो ये इसका मेन वजह है। ये इसकी कैटेगरी इसीलिए बनाई गई कि कौन सी बॉडी के आपके खाने में क्या है, उसी से आपकी बॉडी फैट को गेन कर रही है। तो आपको एक पता लग जाएगा कि आपके खाने में ज्यादा क्या है। अगर किसी के बाजू लटक रहे हैं, या जो है कि डबल चिन है, क्योंकि दोनों को मैं एक साथ लेके चलूँ, तो अब बाजू और डबल चिन होना मेनली इसका मतलब ये है कि आपके खाने में बैलेंस डाइट नहीं है, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है और आपके खाने में चीनी की मात्रा ज्यादा है। आप शुगर का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से आपकी जो बाजू लटक रही है और आपकी डबल चिन हो रही है। तो ये अगर किसी की, आप अपने आप को आकलन कीजिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो ये आपके इसकी वजह हो सकती है। तो कार्ब्स, और अगर हम शुगर को कट करेंगे तो ये धीरे 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 अपनी रिकवरी होती है और धीरे धीरे ठीक होने लगता है।
एक्सरसाइज भी इसके लिए होती है, बाजू की एक्सरसाइज और डबल चिन की एक्सरसाइज होती है, उनको भी आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने खाने में शुगर को और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको बैलेंस करेंगे, कम करेंगे, तो बिल्कुल ये ठीक हो सकती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फैट होता है हमारा जो हिप का एरिया होता है, हिप और साइड बेली फैट बोलते हैं इसको। साइड से पेट बढ़ गया, हिप्स के आसपास जो बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाता है, ये फैट खास तौर पे देखिए महिलाओं में ज्यादा होता है, और महिलाओं में ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इस फैट को कम करना बड़ा मुश्किल होता है इसको भी, और बहुत ही खराब असर डालता है, आपकी लुक को खराब कर देता है, क्योंकि कुदरत ने जो सुंदरता दी है उसको खराब कर देता है, बिल्कुल जो है कि बॉडी की शेप खराब हो जाती है। तो ये फैट महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है। पुरुषों में इस टाइप का फैट बहुत कम होता है, किसी किसी में ही होता है, लेकिन महिलाओं में ये खास तौर पे जो है कि प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है। तो देखिए इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण भी एक हार्मोन है, एस्ट्रोजन। एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसकी वो जब बढ़ जाता है बॉडी में, तो इस एरिया में जो है कि फैट बढ़ने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, एस्ट्रोजन को कम करना है। एस्ट्रोजन बढ़ने का कारण क्या है, अब कारण के ऊपर ही आज हम बात कर रहे हैं कि किस वजह से कौन सी फैट बढ़ती है। तो जो ये मैंने फैट बताई, हिप और साइड बेली फैट, ये दूध और दूध से बने हुए उत्पाद जो हम खाते हैं, मिठाइयाँ खा लिया हमने, खोआ खा लिया, पनीर खा लिया, दूध पी लिया, उसकी वजह से बढ़ता है। तो जो दूध और दूध के प्रोडक्ट हैं, सिर्फ दही को मैं हमेशा मना करता हूँ, दही को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे हमारे लिए ठीक नहीं है, दूध और दूध के प्रोडक्ट, वो हमारी फैट बढ़ाएंगे। तो जिनके हिप एरिया में साइड बेली फैट बढ़ जाती है, अब देखिए हमारे यहाँ रिजल्ट इतने बढ़िया क्यों आते हैं, बॉडी शेप में क्यों आने लगे, हम दूध बंद कर देते हैं पहले दिन से। तो दूध जो होता है, दूध, घी, पनीर, मक्खन, ये चीजें हमारी फैट को बढ़ाती हैं, और ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसको बूस्ट करता है। और एस्ट्रोजन जहाँ बढ़ेगा वहां आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, और खास तौर पे हिप एरिया जो होता है इसमें फैट बढ़ाता है एस्ट्रोजन। उसके बाद आता है पेट का जो नीचे का वाला हिस्सा है, ये भी बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, जैसे सुनहरी जी कहती है कि मेरी पूरी बॉडी का वजन कम हो गया, लेकिन ये नीचे का जो फैट है ये खत्म नहीं हो रहा, बेली फैट बोलते हैं। ये पेट के नीचे जो कमर के निचले हिस्से में जो फैट होता है, इसकी जो मेन वजह है, वो मेन वजह क्या होती है, प्रोटीन की कमी। आपके खाने में प्रोटीन कम है, इसका मतलब अगर आपके खाना आपकी बैलेंस डाइट होती तो ये समस्या नहीं आती। जिसके खाने में प्रोटीन की कमी होगी उसको इस चीज की समस्या आएगी, उसका लोअर बेली फैट जो कमर के निचले हिस्से पे फैट होता है वो ज्यादा बढ़ता है। तो जिसका भी ये फैट बढ़ा हुआ है, तो उसका इसका मतलब आप खाना प्रॉपर नहीं था, आपने प्रोटीन की मात्रा आपके खाने में नहीं थी, इस वजह से ये समस्या आई है। तो अपनी डाइट में हम प्रोटीन को ऐड करेंगे। और दूसरा ये अल्कोहल की वजह से भी होता है, जेंट्स में खास तौर पे अल्कोहल की वजह से होता है। आपने देखा होगा पेट बढ़ने लग जाता है, नीचे की तरफ लटकने लग जाता है, लोअर जो बेली फैट होती है, नीचे कमर के नीचे की तरफ फैट बढ़ने लग जाता है, उस अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं। तो अल्कोहल की वजह भी होती है, जो लोअर बेली फैट या कमर के निचले हिस्से में जो फैट जमा होता है, जो लटकने वाला फैट होता है। उसके बाद डबल चिन की पहले हम बात कर चुके हैं, फिर मैं बता देता हूँ। देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ डबल चिन हो जाती है, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि जब आपकी स्किन लटकने लगती है कि मसल्स होती हैं, मसल्स हमारी बॉडी को जकड़ के रखती हैं, जब ये एज के साथ लूज पड़ने लगती है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खिंचती है, इसलिए जो है कि यहाँ आप देखेंगे तो लटक जाती है स्किन। लेकिन जिनकी उम्र से पहले ही लटक रही है, तो इसका मतलब जो है कि आपको डबल ठोडी दिखाई देती है, तो इसका मतलब जो है कि आपका वजन ज्यादा है, फेस पर फैट ज्यादा है, जिससे आपकी डबल चिन बनने लगी है। और इसका मेन कारण शुगर है, मीठा। जो मिठाइयाँ ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं, लिक्विड शुगर लेते हैं, कोका कोला ज्यादा पीते हैं, उनके फेस के ऊपर आपको ये दिखाई देगी, सूजा हुआ फेस लगेगा, और आपका जो डबल चिन दिखाई देगा, जो आपकी कहते हैं ना कि जबड़े की लाइन नहीं दिखाई देती, ये इसका मेन कारण शुगर है। आपकी जो लाइन दिखनी चाहिए, ठोडी बिल्कुल दिखनी चाहिए शेप में, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अच्छी नहीं लगती, मतलब हड्डी दिखती है। अरे हड्डी दिखाने के लिए लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये एक अच्छी फिटनेस की निशानी होती है, अगर आपके फैट फैट चेहरे पे फैट नहीं है। तो देखिए इसका मेन कारण एक और भी होता है, जो झुककर बैठते हैं। हम आजकल देखिए जो हमारा सारा दिन मोबाइल पे जाता है, तो हम मोबाइल पे जब हम झुक के बैठते हैं तो वो इस चीज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, डबल चिन को। तो आपने हमेशा कोशिश कीजिए कि सीधा देखें, सामने देखें, सामने जो झुक के काम करें, बैठ के हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उसको कम करें। अगर हम लैपटॉप चला रहे हैं तो उसकी हाइट बिल्कुल सामने हो, ताकि वो तुम बिल्कुल सामने
उसके रहें। अगर हम उसको नीचे रखेंगे खुद ऊंचे पे तो हमें फिर गर्दन झुकानी पड़ती है, और वो गर्दन झुकाते हैं तो फिर वो डबल चिन को प्रेरित करता है, ट्रिपल चिन को बढ़ाता है। क्या होता है, इसे हम जब झुक के काम करते हैं तो हमारी ठोडी और जो चिन के जो गर्दन की मांसपेशियां वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे, और फिर वो आगे अपना काम जो कमजोर होगा तो वो लटकेगा बिल्कुल आगे की तरफ। तो डबल चिन को कम करने के लिए सबसे पहले वजन को कम करना है, अच्छा हेल्दी खाना लेना है, एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक, वॉकिंग, जॉगिंग जो भी कर सकते हैं, विटामिन ई ज्यादा लेना, और शुगर को कट कर देना है, तो आपकी ये समस्या समाप्त हो सकती है। तो देखिए, अब ये 3-4 तरह की फैट मैंने बताई, मेनली यही होती है। आपकी डबल चिन हो जाएगी, आपके शोल्डर बाजुओं पे फैट आ जाएगा, आपके पेट के तोंद बाहर निकल जाएगी, आपकी बगलें बढ़ जाएंगी, या फिर आपका नीचे पेट पेट और कमर के नीचे वाले हिस्से में जो फैट बढ़ जाता है, या फिर थाइस और हिप्स के एरिया में फैट बढ़ता है। तो ये ही मेन बॉडी में फैट स्टोर करने की हमारी जगह होती है। तो इसके बारे में मैंने अलग अलग कारण बता दिए हैं। देखिए, तोंद जो बढ़ती है, अब एक बार मोटा मोटा सा फिर दोबारा बता देता हूँ मैं। तोंद बढ़ने का कारण हार्मोनल इनबैलेंस, अनहेल्थी डाइट और स्ट्रेस, ये 3 चीजें बताई गई हैं। जो बाजुओं का फैट होता है और डबल चिन का फैट होता है, उसका कारण है शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आपके खाने में ज्यादा होना, और जंक फूड। जंक फूड जो हम ये पिज्जा बर्गर और ये खाते हैं, ये सीधा का सीधा हमारे बाजू और चिन का फैट बढ़ाते हैं। अनहेल्दी खाना है सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद हिप्स और साइड फैट की बात कर रहे थे, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसके बढ़ने की वजह से होता है। तो हमने डेयरी प्रोडक्ट्स, तो मैंने बताया दूध से बने हुए उत्पाद हमने बंद कर देने हैं अगर किसी को ये फैट बढ़ा हुआ है। और पेट और कमर के नीचे हिस्से के लिए मैंने बताया जो सेलुलर फैट होता है, जो लटकने वाली फैट होती है, जिसको थुलथुला सा लगता है, पेट बिल्कुल नीचे की तरफ लटकने लग जाता है, तो वो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो ये मेन 4 कैटेगरी बनाई गई है। तो अब इनका उपाय क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो है कार्डियो एक्सरसाइज जो हम रोजाना करते हैं। कार्डियो की एक्सरसाइज बहुत बढ़िया इफेक्ट डालती है, फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है। आपकी कमर का हो गया, आपकी चिन का हो गया, आपके बाजुओं का, क्योंकि इसमें सारी की सारी बॉडी हिलती है, सारी की सारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। आप में आपके हाथ भी चलते हैं इसमें, आपके पैर भी चलते हैं, कमर भी चलती है, तो सारी की सारी। और दूसरा जो है कि जिनका बेली फैट है, जुम्बा बहुत जबरदस्त है उनके लिए, थाई और बेली फैट, क्योंकि देखिए आपने जुम्बा देखा होगा, 1-2 बार मैंने कराया है। जुम्बा में आपकी कमर लगातार चलती रहती है, कोई ब्रेक नहीं होता उसमें, चाहे आप रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट में भी वो आपकी कमर तो चलती रहेगी, और वो बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट करती है आपकी कमर, आपके पेट की फैट के ऊपर। दूसरा क्या करना है, कार्डियो की बात मैंने एक्सरसाइज की कर ली। उसके बाद आती है प्रोटीन। अगर आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। अगर आपके खाने में प्रोटीन प्रॉपर है तो आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम जो डाइट प्लान बताते हैं उसमें प्रोटीन के ऊपर जोर दिया जाता है, 2-2 टाइम भी प्रोटीन शेक दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी की वजह से जो फैट इकट्ठा हो गया, जो स्टोर हो गया, वो रिमूव हो जाए। और प्रोटीन ही फैट को खत्म करता है, रिप्लेस करता है बॉडी में। बॉडी में जब प्रोटीन जाएगा तो फैट अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि उसकी जगह प्रोटीन लेगा, मसल्स लेंगी, तो फैट अपने आप कम हो जाएगा। तो हमने प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। हमारा जो खाना है उसके अंदर 95% हम कार्ब्स ही लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है उसमें। बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर हम खाने की बात करें अपने रसोई की, तो उसमें एक दाल ऐसी है जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है, बाकी सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है। मैदा हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, नमक हो गया, या फिर जो है कि तेल हो गया, उसमें गंदा फैट है, या बिस्किट हो गए, रस हो गए, जो भी चीज हम खा रहे हैं सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे खाने में 90 से 95% तक कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। दाल में भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कुछ प्रोटीन होता है। तो हमारे खाने में प्रोटीन नहीं होता, इसलिए हमें प्रोटीन बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना। उसके बाद सबसे भयंकर जो समस्या फैट बढ़ने में जो हमारी इंप्रूव करती है वो है शुगर। बहुत बार देखिए, हमेशा बताते हैं कि हर बार शुगर के ऊपर बात आ जाती है। शुगर एक, लोग इसको तो जो अवेयर हैं इसके बारे में, वो तो इसको जहर बोलते हैं, कि आप चीनी खा रहे हो तो इसका मतलब आप जहर खा रहे हो। पॉइजन है, ये स्लो पॉइजन है। जहर आपको तुरंत मार देता है, चीनी आपको धीरे धीरे मारती है, लेकिन दोनों का काम वही है, आपके ऑर्गन्स को अंदर से खा जाती है। तो हमने शुगर को अपनी लाइफ से कट कर देना है, एडिड शुगर तो हमने लेनी ही नहीं है।
हमारी जो शुगर नेचुरल है किसी हमारे प्रोडक्ट में है, या कोई फल हम खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, उसमें नेचुरल शुगर है, वो इसीलिए तो मीठा लगता है। तो वही हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, इतनी ही शुगर की हमें जरूरत होती है, नहीं कि हम भर भर के चम्मच और चीनी खाते रहे। तो ये जो एडिड शुगर हम जो चीनी भर भर के खाते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसको हमें कट करना है। नमक और चीनी, इन दो चीजों को अपनी रसोई से निकाल दो। नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज करें, सफेद नमक की बजाय। और चीनी को तो आप हटा ही दें, चीनी का कोई ऑप्शन ही ना लें। मीठा एडिड जो हम ऐड करते हैं, मीठा चाहे वो गुड़ हो चाहे कुछ भी हो, वो हमने लेना ही नहीं। तो आप देखोगे कि आपको, देखिए एडिक्शन होती है इसकी। मैं कल पढ़ रहा था तो कोकीन जो हमारा एक वो होता है ड्रग, एनडीपीएस में आता है, उसकी लत लगती है। उसके बाद सबसे एक नंबर पे कोकीन आता है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो शुगर है, जिसकी लत लगती है। चीनी जो खाने लग गया है उसको चीनी की लत लग जाती है, वो चीनी को बार बार खाने का मन करता है, वो चोरी छुपे खाएगा, मन नहीं मानता। तो इसको हमने मन को कंट्रोल करना है, ये एक तरह की ड्रग है, एक तरह का जहर है। तो शुगर और नमक इसको हमने कट करना है। वेट को मैनेज करना है। वेट को मैनेज करना हर चीज की सॉल्यूशन है। अगर आपका वेट मैनेज है तो समझो कि आपकी बॉडी में फिटनेस आ रही है, अगर आपका वेट मैनेज नहीं है तो आप फिट नहीं है। तो देखिए, फिटनेस के कई सारे परिभाषा होती है, लेकिन ये एक सिंपल सी एक सामने दिखने वाली चीज है कि आपकी बॉडी अगर फिट है तो सिर्फ पहला पड़ाव है ये कि आप फिटनेस की तरफ चल रहे हैं। कंप्लीट फिटनेस इसको नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अपने वेट को मैनेज करना एक पहला कदम है। इसको भी हमने बिल्कुल, जब पहला कदम लेंगे तो ही हम दूसरे कदम पे पहुंचेंगे। तो वेट को मैनेज करना। तीसरा मैं बताता हूँ, अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको अल्कोहल छोड़ देनी चाहिए। अगर अपनी लाइफ में बीमारियों से मुक्त रहना है, अगर अपनी लाइफ को ठीक ढंग से एंजॉय करना है, देखिए अल्कोहल से आपको कई सारी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो आप अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, आपको उसकी हैबिट लग जाती है, आपको आदत लग जाती है। आपको जो हमारा जो माइंड है, ये इस तरह से रिएक्ट करता है कि अगर आप उसको नशे को नहीं करोगे, अल्कोहल को नहीं लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसकी आदत लग जाती है, बहुत गंदी आदत है। दूसरा क्या होता है, ये इसकी आदत तो लगती है, उसके बाद क्या होता है, देखिए आपके पैसे भी लगते हैं। आप अगर शुरू में किसी के पास बैठ के पी लिया, फिर रोज कोई नहीं पिलाएगा, फिर आप खरीद के पीने लगोगे, तो आपका जो आर्थिक नुकसान भी होता है इसकी वजह से। तीसरा जो क्या होता है कि आपका जो सामाजिक स्टेटस है, जो आपकी वैल्यू है, वो भी कम होती है। आपकी परिवार में भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपके समाज में आस पड़ोस में भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। यार फला तो शराबी आदमी है, उसका क्या बात करनी। तो ना तो आपकी कोई सलाह लेगा, ना कोई सलाह आपको आपसे देगा, ना कोई बात करेगा। सिर्फ एक टैग लग जाएगा कि वो शराबी आदमी है, उसको कुछ नहीं पता, वो अपने बस नशे में रहता है। तो ये बहुत ही, एक तो हमारा जो सोशल स्टेटस है उसको खराब करती है, हमारे पैसे को खराब करती है, परिवार में झगड़ों का कारण बनती है। तो बहुत सारे दुष्प्रभाव प्रभाव है इसके, और वो फायदा इसका कोई भी नहीं है। आप ये कहते हो कि इसका एक भी फायदा होता हो तो आप बता सकते हैं किसी को भी, अगर एक भी इसका ये होता है कि इसका ये फायदा है, कोई फायदा नहीं है इसका। जो शराबी होते हैं वो अपनी मन से बना लेते हैं कि इससे तो ये होता है, इससे वो होता है, कुछ नहीं होता इससे। इससे सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। जिसने इसको समझ लिया वो ठीक है, जिसने नहीं समझा तो वो लास्ट में जब लीवर किडनी खराब हो जाती तब समझते हैं बहुत सारे लोग। हमारा दिनेश जानता होगा कि हमारे दीपक राय जी थे यहाँ, शायद आपके पड़ोस में ही रहते थे सामने। वो शराब के इतने आदी हो गए थे कि उस वो शराब को छोड़ ही नहीं पाए, लास्ट में वो शराब ही ले ली उसको। तो बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी लत जो लग जाती है आदमी सब कुछ छोड़ देता है, फिर बस सारा दिन शराब चाहिए। और मेरे गांव का एक, देखिए गजराज शायद जो नहीं है, मेरे गांव का मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था। मेरे गांव का एक बहुत ही बढ़िया एथलीट था, मेरे ख्याल से उस जैसा एथलीट हमारे गांव में कोई नहीं हुआ, बहुत बड़ी बस्ती है। सुंदर नाम था उसका, सुंदर डाकू कहते थे उसको। मतलब हर गेम में जबरदस्त। हम तो जब छोटे बच्चे थे, जब वो 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता था, मतलब कोई भी वॉलीबॉल का गेम हो, कबड्डी का गेम हो, हर गेम में परफेक्ट। इतना जबरदस्त बढ़िया छरेरा शरीर था, इतनी जबरदस्त फिटनेस थी। लेकिन कोई घरेलू वजह थी क्या थी, उसके बाद वो शराब के पीछे लग गया, और वो शराब के पीछे लग के मेरे ख्याल से 40 45 साल की एज में तो एक्सपायर हो गया। तो बहुत ही बुरे दुष्प्रभाव है अल्कोहल के। अल्कोहल से हमें दूरी ही रखनी चाहिए। उसके बाद देखिए, जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट है वो हमें लेनी चाहिए। हमेशा बात करते हैं कि बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट के बिना आप फिटनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचें कि मैं एक चीज से अपनी फिटनेस को हासिल कर लूंगा या कर लूंगी, तो नहीं कर पाओ।
एक्सरसाइज का रोल 20% है, बैलेंस डाइट का रोल 80% है। और जो मैंने आप कैटेगरी बताई कि कहाँ कहाँ बॉडी में फैट बढ़ती है, उनका मेन कारण ही बैलेंस वो डाइट है। प्रोटीन अगर नहीं होगा तो कहाँ फैट बढ़ेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट से शुगर ज्यादा लेंगे तो कहाँ पे फैट बढ़ेगा। ये मैंने सारी चीजें आपको बताई है। तो हमने हेल्दी डाइट लेनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। देखिए मोटापा बढ़ता है, मैंने अभी बताया था एक चीज की, हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन्स में जो बदलाव आता है उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और हार्मोन्स में बदलाव किस लिए आता है? स्ट्रेस की वजह से। जब भी आप किसी चीज की स्ट्रेस लोगे, आपके हार्मोन्स में तुरंत ही बहुत तेजी से बदलाव होता है। आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो भी आपके हार्मोन्स में बहुत तेजी से बदलाव होता है। तो जो लोग लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, आप देखोगे अक्सर मोटे मिलेंगे। उसकी वजह यही है कि उनके हार्मोन जो है कि इम्बैलेंस हो रहे हैं। वो खाना ज्यादा नहीं खाते, आप उनसे पूछोगे तो वही कहेंगे जी मैं तो ज्यादा नहीं खाता, एक रोटी खाता हूँ, लेकिन वजन बढ़ रहा है। तो वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं उनके। तो हार्मोन्स की वजह से जो वजन बढ़ता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसकी वजह है स्ट्रेस और नींद का कम लेना। तो नींद प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो देखिए जो हमारा डाइट प्लान होता है, ये मैंने उपाय बताए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमने डेली अपनी एक्सरसाइज करनी है, डेली अपना न्यूट्रिशन लेना है, डेली अपनी शरीर के लिए आपने 1 घंटे का टाइम जरूर देना है। कल मैंने एक तो शायद वीडियो भी डाली थी जिसमें अक्षय कुमार कह रहा है कि भाई जो अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं दे सकता उसको तो मर ही जाना चाहिए। यार 24 घंटे में से हम अगर 1 घंटा भी अपने लिए नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे? दुनियादारी काम धंधे सब करते हैं, आप 23 घंटे को जो कुछ करना है कीजिए, आप 1 घंटा दे दीजिए अपने शरीर के लिए। यार 23 घंटे हमने इस शरीर से काम लेना है तो हम इसके लिए 1 घंटा तो दें। लेकिन वो 1 घंटा भी हम नहीं देना चाहते। आप उसको अपनी नींद में कम कर सकते हैं। आज रात को आधा घंटा जल्दी सो जाइए, सुबह आधा घंटा जल्दी उठ जाइए। आप मोबाइल जो देख रहे हैं उसमें से आधा घंटा कम कर दीजिए, 1 घंटा ही तो निकालना है आपको। लेकिन देखिए मैनेज करना होता है। बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहते हैं कि थोड़ी देर और सो लूं, 10 मिनट और सो लूं, आधा घंटा और सो लूं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसके बहुत बड़े बेनिफिट। तो हमारा जो डाइट प्लान होता है उसके अंदर ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इनका ख्याल रखा जाता है। आपकी डाइट में प्रोटीन भी ऐड किया जाता है, आपकी डाइट में गुड फैट भी ऐड किए जाते हैं, आपकी डाइट से शुगर को भी हटाया जाता है, आपकी डाइट से दूध और दूध के प्रोडक्ट भी हटाए जाते हैं, आपकी डाइट में से कोल्ड ड्रिंक्स जैसी जो ये हमारी शुगर है, लिक्विड शुगर जो होती है बहुत बैड इफेक्ट करती है, इनको भी हटाया जाता है। तो आप देखोगे आपके डाइट प्लान में ये चीजें नहीं है पहले से ही। इसी वजह से रिजल्ट आते हैं। अगर हम इनको ठीक नहीं करेंगे इन चीजों को, अगर हम चीटिंग करेंगे डाइट प्लान के साथ तो फिर आपकी फिटनेस नहीं आएगी। जो कहते हैं ना मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मेन कारण है आप कहीं ना कहीं अपने डाइट प्लान के साथ चीटिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने डाइट प्लान से चीटिंग नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता, कभी रिजल्ट नहीं रुकेगा। प्लेटू आना अलग चीज है, वो आप काफी फैट लॉस कर लेते हैं उसके बाद आता है, वो बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को उस टाइप का एडजस्ट कर लेती है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरा तो रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे जो शुरू में 10 दिन करा छोड़ के चले गए वो कहते हैं जी मेरा 10 दिन में रिजल्ट नहीं आया। भाई रिजल्ट नहीं आने का कारण आप खुद है। आप अगर अपने डाइट प्लान से चीटिंग करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको देखिए आपका जो डाइट प्लान है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है, कितना गैप रखना है, कब सलाद खाना है, सलाद के खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है कि हमें। तो ये चीजें आपने देखनी है। आपका डाइट प्लान बिल्कुल परफेक्टली जो है कि तैयार किया हुआ है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसमें कहीं कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सब कुछ उसमें ऑलरेडी एडिड है, आपने सिर्फ और सिर्फ आंख बंद के उस करके उसको फॉलो करना है, बस। आप देखना रिजल्ट कैसे नहीं आते। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ कि देखिए इन चीजों के बारे में हमने पहली बार डिस्कस किया है कि किस खाने की वजह से हमारी बॉडी में कौन से पार्ट के ऊपर फैट जमता है और किस चीज को हम कम कर सकते हैं, किन चीजों को हम अपनी लाइफ में से ऐड करना है और किन चीजों को हमने रिमूव करना है। तो अमित का हैंड रेज हुआ है, हम सीधे लिए तो हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया एजुकेशन दी सर आपने। और वर्कआउट से शुरू करेंगे। आज का वर्कआउट लाजवाब था। मैंने वर्कआउट करा आज ओपन में, ग्राउंड में वर्कआउट करा था। जबरदस्त वर्कआउट था, बढ़िया मजा आया। और
एजुकेशन जो आपकी थी वो लाजवाब थी, वो हमेशा की तरह लाजवाब थी। फैट के बारे में सर ने बताया और मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी। पहली चीज तो सर ने जो ये बताई ये लाजवाब थी, मतलब $1 मिलियन वर्ड था कि अगर आपने डाइट प्लान के साथ चीटिंग नहीं करी तो कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता। ये क्लियर है। दूसरी चीज जो जो ये सिंगल चिन की सर ने बताई कि मतलब हमें शीशे में पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए डेली। अगर हमारा ये सिंगल चिन्ह दिख रहा है तो समझ लो हम चीटिंग कर रहे हैं और अभी रिजल्ट नहीं आए। इसके लिए ही पैसे खर्च करे जाते हैं जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइज बताते हैं कि च्युइंगम खाओ, ये खाओ, उससे ये सब कम हो जाएगा। इसका कोई और तरीका नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी डाइट को सही करो, वेट कम करो, फैट कम करो। परसेंटेज कम होगी जब फैट की तो कम होता चला जाएगा। मेरी ये ट्रिपल अमित चिन हुआ अमित कर। इसका इसका एक ही सॉल्यूशन है। हाँ जी। शुगर को कट कर दो और फैट को जी लॉस कर दो बॉडी से। आप बिल्कुल शुगर सर। कट करके फैट लॉस करोगे, आप देखोगे आपकी डबल चिन बिल्कुल दिखनी बंद हो जाएगी। सर मेरा 30% बॉडी फैट था और तीन तीन ये दिखाई दिया करती थी। अभी मैं 7%, 8% पे मैं आ गया हूँ, तो खत्म हो गया सब, कहीं से भी नहीं रहा। और जिस दिन ये 5%, 4% पे आ गया तो मतलब सिक्स पैक्स तब निकल के आते हैं। तो ये इसका सारा फैट परसेंटेज से लेना देना, और फैट परसेंटेज का डायरेक्ट अपनी डाइट से लेना देना है। अब मैं एक चीज पे और आऊंगा, जो मैं कहना चाह रहा था। सर ने सारे फैट्स बता दिए। ये वो फैट्स थे जो विजिबल थे, जो दिख जाते हैं सामने से। एक फैट ऐसा भी है जो दिखता नहीं है, वो होता है कार्डियोवास्कुलर फैट। और उस पर मैं ज्यादा जोर इसलिए दूंगा क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को दौड़ाओ और आप ये देखो कि लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, मतलब मरने के जो सबसे बड़े कारण हैं दुनिया में, उनमें कौन कौन से कारण हैं, अगर आप दिमाग दौड़ाओगे तो आप देखोगे 5वें नंबर पे आता है कोविड, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, जिससे आदमी सांस लेने की परेशानियों से मरते हैं पूरी दुनिया में। चौथे नंबर पे आता है फिर हमारे कैंसर, ये एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से हमारे चौथे नंबर पे लोग मरते हैं पूरी दुनिया में। फिर तीसरे पे आते हैं हमारा कैंसर, कैंसर से हमारे दुनिया में बहुत लोग मरते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मेरे ख्याल से जनरल इलनेस वाले लोग हैं, डायबिटिक हैं, और जो क्रोनिक इलनेस वाले हैं। जो पहले नंबर पे हैं वो है हार्ट डिसीजेस। ये हैरानी की बात है कि हार्ट डिसीजेस वाले लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हैं मरने में, एक्सीडेंट से भी ज्यादा। आंकड़े सुनाऊंगा तो घबरा जाओगे, अगर मैंने आंकड़े बताए तो रूह कांप जाएगी। आप है विश्वास करो कि 1990 के अगर आंकड़े देखते हो, 1990 के, तो 22 लाख आदमी, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, 22 लाख आदमी हार्ट अटैक से मरता था। 22 लाख आदमी। अभी 2010 साल पहले का आंकड़ा बताता हूं मैं, 2022, 4 साल पहले का, 2022 में भी सर्वे हुआ है। 2022 में ये 22 लाख से बढ़ के 47 लाख हो गया। 47 लाख आदमी हमारे हिंदुस्तान में हर साल सिर्फ हार्ट डिसीज से मर रहा है। अब समझ के देखिए ये 47 लाख आदमी कहाँ पहुंचेगा अगले 5 साल में। ये मॉडर्नाइजेशन जो हुई है डाइट की, ये उसकी मेहरबानी है। अब इसकी वजह बताता हूँ। ट्रांस फैट नाम का वर्ड सुना होगा, ट्रांस फैट, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है ट्रांस फैट, के ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट का डायरेक्ट कनेक्शन है हार्ट डिसीजेस के साथ, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है एलडीएल और एचडीएल के साथ। आप ट्रांस फैट खाओ, एचडीएल एकदम से शूट डाउन करेगा नीचे, और एलडीएल एकदम से बढ़ेगा, और हार्ट की डिसीजेस बननी स्टार्ट हो जाएगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे। अब आप पूछोगे कि ये सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्रांस फैट होता किसमें है, क्या बंद करें ट्रांस फैट खाने के लिए। अब आपको समझनी है, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, नाम बताऊंगा, आप इनको अपनी लाइफ से बंद कर दो आज ही। ये ऐसा फैट है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। डबल चिन के साथ जीत लोगे, ट्रिपल चिन के साथ जीत लोगे, ऐसे फैट के साथ नहीं जी पाओगे जो मार ही देगा। उस फैट को सबसे पहले काटो अपनी डाइट से। मैं उसके नाम बताऊंगा, अब आपको नोट कर लेने हैं, और बिल्कुल मरते दम तक भी मतलब ये चीजें नहीं खानी है। तो ट्रांस फैट के सोर्सेज आप पहले खुद भी सर्च करिए कौन कौन से होते हैं, मैं भी बताता हूँ। पहला सोर्स है ट्रांस फैट का चॉकलेट। जो चॉकलेट दिखाई देती है, हम बड़े चाव से बच्चों को खिलाते हैं। चॉकलेट बंद कर दो बिल्कुल। वेफर्स जो होते हैं, चॉकलेट होते हैं ना जिसमें बीच में भरा होता है, बिल्कुल बंद कर देना। दूसरा है जो बटर होता है, बटर, मार्गरीन जिसको कहते हैं, बटर भरते हैं ना, वो ब्रेड पे लगाना बड़े शौक से लगाते हैं उसे, पीला पीला। ये सारा 100% ट्रांस फैट है। तीसरे नंबर का होता है आइसक्रीम। आइसक्रीम भी बहुत बड़ा सोर्स है ट्रांस फैट का। अब आप सोचो अपने बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं। इसके बाद आता है बिस्किट।
कभी सर्च करके देखना बिस्किट के बारे में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिस्किट बड़े शौक से देते हैं ना मेहमान को कि बिस्कुट खाओ जी। बिस्कुट में देखना एक बार सर्च करके, एक बिस्किट की बात कर रहा हूँ, एक बिस्किट में कितनी कैलोरी होती है, सर्च करके देख लेना, पता लग जाएगा। 100 200 कैलोरी होती है एक बिस्किट के अंदर। मतलब एक बिस्किट का पैकेट खा गए तो 1000 कैलोरी गई सीधी। और सारा ट्रांस फैट है, सारा ट्रांस फैट। मेहमानों को जल्दी मारने के लिए खिलाते हैं उनको। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। केक, बड़े शौक से काटते हैं जन्मदिन का केक, मतलब पता ही नहीं है लोगों को। ब्रेकफास्ट के सीरियल्स जो होते हैं जो हम खाते हैं उनमें जबरदस्त ट्रांस फैट है। बर्गर्स, ट्रांस फैट। ब्रेड, ब्रेड के बहुत शौकीन है लोग, ब्रेकफास्ट में बहुत लोग ब्रेड खाते हैं। ब्रेड तो मैंने बताया था एक बार के फ्रुक्टोज और ट्रांस फैट दोनों चीजों से भरा पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसके अलावा कोई न्यूट्रिशन नहीं। फ्रेंच फ्राइज बच्चों को दे देते हैं हाथ में, हम सोचो वो 40 साल तक, 30 साल तक जब वो पहुंचेगा, उसका ट्रांस फैट का लेवल कहाँ पहुंचेगा, एचडीएल एलडीएल। पेस्ट्रीज, पाइज, फ्राइड चिकन, पिज्जा, ये जितने भी नाम मैंने बताए हैं, ये इनको डायरेक्टली इक्वल टू जहर, नोट कर लेना अपने दिमाग में। मतलब एक यहाँ दिमाग में होना चाहिए कि इक्वल टू जहर। अगली बार जब फ्रेंच फ्राई या ब्रेड पे जैम लगाओ या कुछ भी लगाओ ना, उसको खाते समय बस उसको देख के मेरी ये बात याद कर लेना कि आई एम ईटिंग जहर। अब आप उस जहर को जब खाओगे तो फिर भुगतने के लिए रेडी रहो। उन 47 लाख से जो वो 47 लाख वाले 60 लाख 80 लाख पे पहुंचने वाले हैं अभी 2030 तक, उनमें नाम अब अगर रजिस्टर करवा लेना। फिर ये मेहरबानी करके अपने बच्चों को तो मत खिलाओ। चलो ठीक है, तुम अपने सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ये आपकी बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है, लेकिन उन बच्चों को तो पता ही नहीं है ना। मैं लेडीज के लिए स्पेशली कहूंगा, जो हमारे मतलब मेरे खुद की घरवाली है, वो बच्चों को जैसे गए बाजार, बड़े शौक से बिस्किट खिला दिए, बड़े शौक से उसे आइसक्रीम खिला दी। मेरे पिताजी हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं, मतलब ये पहले दादा हैं दुनिया के जो मतलब लाड प्यार करने वाले। बिस्कुट खाओ, ये पेस्ट्री खिला दो, इसको आइसक्रीम खिला दो, बड़े बच्चे मतलब खुश होते हैं कि वाह दादाजी ने आइसक्रीम खिला दी। अरे दिमाग में ये तो डालो कि मैं आइसक्रीम खिला रहा हूँ, ये जहर के लिए प्रमोट कर रहा हूँ मैं बच्चों को। 20 साल की उम्र से जहर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है वेसल्स के अंदर। 20 साल से 20 साल तक तो ग्रोथ होती है, तो वो सारा ट्रांस फैट वेट ये सब हो जाता है मेल्ट। 14 साल का बच्चे को हार्ट अटैक आया, अभी न्यूज़पेपर उठा के देखो कहाँ से आ रहा है। हम इंड्यूस कर रहे हैं उसमें, आदत खराब हमने खुद कर रखी है बच्चों को। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात को कि हम कितने गैर जिम्मेदार हैं कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं इन चीजों को। पिज्जा बड़े खुश होकर खिलाते हैं। अरे जन्मदिन मनाना है तो केक इतना सा ऑर्डर कर दो, ठीक है, उसको काट के नाम भी हो जाए और खाना भी ना पड़े। मतलब वही 3 किलो 5 किलो का केक ऑर्डर करेंगे कि खाओ दबा के जहर। उसके बाद सोचो कहाँ जाएंगे। मौसमी जी से मैं उस दिन बात कर रहा था, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? हम तो ब्रेड खाते हैं जी। आप जहर खाते हो, ब्रेकफास्ट नहीं खाते आप। और फिर आप सवाल पूछते हो कि ये भी नहीं खाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं ये खाना चाहिए या नहीं? खाना पड़ेगा का तो सवाल ही नहीं है, खाना चाहिए या नहीं। चिकन फ्राइड केएफसी पे जाके बैठ जाते हैं, 100 का ले आओ, 200 का ले आओ, 500 का ले आओ। फ्राइड चिकन, पहली बात तो एक तो जीव की हत्या, ऊपर से जहर खाना। उस चिकन ने क्या खाया होगा ये सोचो ना पहले। मुर्गी क्या खाती है? ठीक है, सुअर बहुत बड़े शौक से खाते हैं इन एशियन कंट्रीज में। मैं उनसे पूछता हूँ ये खाता क्या है पहले ये बताओ। वो तो खा रहा है प्रोटीन, और तुम फिर उसको खा के अब उस प्रोटीन को कहते हो कि हाँ जी मैंने प्रोटीन खा लिया। अरे डायरेक्ट वही प्रोटीन तुम खा लो ना जो ये खा रहा है पेड़ पौधों से। तुम पहले वो प्रोटीन खाएगा, फिर उसको तुम कंज्यूम करोगे जब कहोगे कि हाँ जी मैंने तो प्रोटीन खा लिया। काहे का प्रोटीन है? गंदगी गई है सारी। तो आदत तो हमने खराब कर रखी है ना अपनी। फ्राइड चिकन जैसी चीजों में देखो तेल गया, वीएलडीएल फिर बढ़ जाता है, फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद समझ में आती है यार ये तो देर होगी, अब अस्पताल में जाना पड़ेगा। भाई 20 साल पहले सुधर जाए ना। और हाँ एक चीज और है, जो लोग ये सोचते हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, आज तो हमारी मौज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, वेट करो, लाइन में लगे हुए हो, आएगा जरूर। वो बुला रही है, मतलब हार्ट डिसीज बुला रही है और वो आएगी जरूर, इनएविटेबल होती है। 60 साल 70 साल 75 साल में आएगी जरूर। बहुत दर्दनाक मौत होती है, बहुत दर्दनाक। और जब हम दूसरे पे डिपेंड हो गए, मतलब एक स्टेंट डल गया, सोच के देखो उसकी लाइफ क्या होती होगी। स्टेंट डल गया, पड़े हुए हैं खाट में, पानी के लिए भी तरस रहे हैं। और मैं कहता हूं इससे ज्यादा बुरी जिंदगी किसी की नहीं होती जब हम किसी और पे आश्रित हो जाए।
हम जीते जी ऐसा काम करें ना कि हम किसी पे आश्रित ही ना हो। क्यों उम्मीद करें कि मेरा बेटा आगे चल के मेरा ख्याल रखेगा और अस्पताल लेके जाएगा और मुझे दवाइयों का इलाज कराएगा मेरा। अरे हम पहले ही अपनी बॉडी को ठीक कर लें। मरेंगे 1 सेकंड में मर जाएंगे और बढ़िया मौत मरेंगे, 90 साल की उम्र में मरेंगे। हम गंदगी खा खा के फिर डिसेबल हो जाएं, उसके बाद फिर लाचारी की जिंदगी जिए। तो ये तो अपनी चॉइस होती है। बढ़िया है आज हमें इस जीवन को मतलब हमें सुधारने का मौका मिला है। ये फैट जितने भी हैं ये बंद कर दो, ट्रांस फैट बंद कर दो, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दो, अपने ट्राइग्लिसराइड के चेक्स कराओ, 140 पे कोलेस्ट्रॉल रख लो। वेरी सेल्डम चांसेस, डॉक्टर कह रहे हैं, 104 साल का डॉक्टर कह रहा है इस बात को। मैंने वीडियो शेयर करी थी, 104 साल का आदमी कह रहा है कि उनकी लाइफ से सीखनी है हमें। उसने कहा है कि if your triglyceride or your cholesterol levels are 140, very seldom chances that you will get a heart disease in your life। मतलब 140 पे अगर कोलेस्ट्रॉल है, नहीं आएगा हार्ट अटैक। तो हम उसे 140 पे लाने के लिए करें क्या? बस उसे मॉनिटर करते रहो और चीजों को चेंज करते रहो। थैंक यू। कुछ ज्यादा ही मैं मतलब आगे बढ़ जाता हूँ जब चीजों को। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया नॉलेज आपने दी है और ये जरूरी है। डबल एजुकेशन होगी, सुनहरी जी का मैसेज है, बिल्कुल बढ़िया। और देखिए, आउटर फैट की बात चल रही थी, आपने उसमें बहुत बढ़िया ऐड किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और देखिए, डॉक्टर्स की बात हो रही है तो मैं एक आपको वीडियो सुनाता हूँ। शायद मैंने कल ये इंस्टाग्राम की शायद क्लिप है, कल मैंने शेयर भी की थी, डॉक्टर खुद कह रहे हैं। अगर प्ले होती है तो मैं एक बार दिखाता हूँ। कोई भी डॉक्टर आपको हेल्दी नहीं बना सकता है। बीइंग अ डॉक्टर वी आर ट्रेन्ड टू ट्रीट इलनेस, हमें वेलनेस के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। टाइम्स में आई थिंक आर्टिकल आया था, 54% डॉक्टर्स आर आइदर हाइपरटेंसिव या फिर डायबिटिक। 54%। बीइंग अ डॉक्टर अगर हम ही इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम ही दवाई और इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं क्या कैसे बता सकता हूँ ना इसको। तो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हेल्दी बनाना या फिर हेल्दी बनना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और उसके लिए मेरी आदतें चेंज कर। इसलिए मैंने पहले बोला था, पहले एक्सेप्ट करो मेरा गलती हो रहा है। और डायबिटीज होने का या फिर ब्लड प्रेशर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, क्राइम अगेंस्ट विजडम, वो बार बार हम करते हैं। हमारी विजडम हमें बताती है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो विजडम को हम बाजू में धकेल देते हैं एंड हम बार बार वो छोटे छोटे क्राइम करते हैं। अलग अलग लेवल पे, डाइट के लेवल पे करेंगे, एक्सरसाइज के लेवल पे करेंगे, माइंड के लेवल। आपको पता होता है ये गलत चल रहा है। आपको कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको हेल्दी नहीं बना सकता है। बीइंग अ डॉक्टर वी आर ट्रेन्ड टू ट्रीट इलनेस, हमें वेलनेस के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती। टाइम्स में आई थिंक आर्टिकल आया था, 54% डॉक्टर्स आर आइदर हाइपरटेंसिव या फिर डायबिटिक। 54%। बीइंग अ डॉक्टर अगर, तो डॉक्टरों की भी सुन ली होगी आपने। डॉक्टर खुद कह रहा है कि हम तो खुद बीमार है। 54% बताया इन्होंने कि डॉक्टर जो है कि खुद बीमार है। वो उनकी पढ़ाई में है ही नहीं, वेलनेस उनकी पढ़ाई में नहीं है। उनकी पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ जो बीमारी आपको लग गई उसको क्योर करने की, उसका ट्रीटमेंट करने की, उसका जुगाड़ करने की पढ़ाई है। हमारी गाड़ी के टायर में पंचर हो गया, उस पंचर लगाने की का काम सिखाया जाता है उनको। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि ऐसा क्या करें कि पंचर हो ही ना। तो ये चीजें जो वेलनेस से संबंधित चीजें हैं, ये डॉक्टर्स की नॉलेज में नहीं है। कुछ डॉक्टर इस चीज को मान लेते हैं, कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं, ये न्यूट्रिशन तो खराब है, इससे तो ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, और वो खुद देखो, उसका टेस्ट करा के देखो, खुद को 50 बीमारियां मिलेगी। तो ये एक जो अलग पार्ट है उनका, अपना एक प्रोफेशन है। तो देखिए, आज का बहुत बढ़िया हमारा टॉपिक रहा है। मैंने कल 2-3 ऐसी वीडियो मेरे सामने आई थी, मैंने शेयर की थी, आप उनको देखना, वो आज शाम तक तो रहेंगी, फिर उसके बाद तो एक हमारा डिलीट हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए मैंने शेयर की थी। और एक मैंने वीडियो डाली थी मार्क ह्यूज सर की, जो जिन्होंने इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को इजाद किया था, बनाया था। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई उसमें। 1980 में उन्होंने स्टार्ट किया था और 1988 का वो स्पीच है, हिंदी में ट्रांसलेट है, आप उसको सुनोगे तो सारा पता लगेगा कि उन्होंने इसका आविष्कार क्यों किया था, कैसे किया था। उन्होंने सिर्फ अपनी एक गाड़ी की डिग्गी से स्टार्ट किया था इसको, और आज ये मेरे ख्याल से $5 मिलियन की जो है कि कंपनी है, टर्नओवर है इसका। तो ये यहाँ तक कैसे पहुंची? अगर इतना खराब चीज होती तो ये यहाँ तक नहीं पहुंचती है, तो बंद हो जाती। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है उसमें कि मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा, सिर्फ मोटापा की वजह से, फिटनेस को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई दवाइयाँ ले ली थी, उसकी वजह से वो एक्सपायर होगी। तो उन्होंने सोचा यार, कोई पेड़ पौधों से, कोई हर्ब से, उनको वहां से प्रेरणा मिली थी कि हर्बल चीज कोई तैयार की जाए। और उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन जो हमारा शेक है इसका आविष्कार किया था। और ये प्रोटीन शेक देख लो, 1980 से चलता हुआ आ रहा है, 95 कंट्रीज में है।
और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतनी डिमांड है कि कई बार शॉर्ट हो जाता है, कम पड़ जाता है, मिलता ही नहीं है कई कई दिन तक। डाइनो शेक नहीं आ रहा, बीच में एक बार खुला था वो फिर बंद हो रहा है। तो ऐसा ही है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। न्यूट्रिशन जिसने कंप्लीट कर लिया, समझ लो कि आपकी फिटनेस आपके हाथ में आ गई। अगर आपने अपने लिए टाइम दे दिया तो समझो कि आपने सब कुछ पा लिया। नहीं तो ये दुनिया तो, फिर मैं हमेशा वहीं घूम फिर के आ जाता हूँ, ये दुनिया तो ऐसे ही चलती है या तो न्यू ही चलेगी। आप करो ना करो, आप जियो मरो, ये दुनिया इधर से उधर होने वाली नहीं है। ये धरती ऐसे ही घूमती रहेगी, ऐसे ही ये चक्र है चलता रहेगा। लेकिन आप जब तक इस सृष्टि में हैं, जब तक ठीक ठाक जिए, अपनी हेल्थ को ठीक लेके फिटनेस के साथ अगर आप अपनी जिंदगी को कंप्लीट करके जाते हैं तो वो जीना है। नहीं तो अमित भाई अभी बता रहे थे कि भाई बेड पे भी टाइम तो काटते ही हैं लोग। पैरालाइज होए पड़े हैं, जिनको ना करवट ले सकते हैं, ना पानी का गिलास उठा सकते हैं, ना पी सकते हैं। वो वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा कभी पानी पिला देगा तो ठीक है, नहीं तो पड़े हैं। बोल भी नहीं सकते, बहुत सारे पर्सन ऐसे पैरालाइज हो जाते हैं, ना बोला जाता है, ना हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बस लेटे रहते हैं, लिटा दिया तो लेटे हैं, बैठा दिया तो बैठे हैं। वो कोई जीना नहीं है वो, लेकिन वो भी जी तो वो भी रहे। तो जीना, जितनी जिंदगी है उसको ऐसे जीना है कि हम बिल्कुल अपनी इंजॉय करते रहें। मरना तो सभी को ही है फिर। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया टॉपिक रहा आज का। और कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं, किसी का कोई सुझाव है तो आप बता सकते हैं एक बार। साधु राम सर का तो मैंने देखना पड़ता है जरूरी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज नहीं करते, वो अपना वैसे बच्चों की तरह क्लास में हाथ उठाते हैं ना, ऐसे उठाते हैं। सर सर नमस्कार। सर नमस्कार आप सबको। भगवान की दया से आप सब ठीक हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज सर थोड़ी गलती क्या हुई कि मैंने सोच के उठा था टाइम पे उठूंगा, लेकिन 7:23 पे जाग आई सर। पता नहीं क्या गड़बड़ हुई। हालांकि बीच में 2-4 बार उठा था मैं, अभी टाइम बहुत है। तो इसके लिए बड़ा दुख है कि आज उन्होंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, ये तो मुझे ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात सर, ये जो डॉक्टर साहब ने और आपने जो आज लेसन दिया है, कमाल का है। बहुत कुछ कहा इसमें। जो समझदार हैं इसको फॉलो करेंगे तो जिंदा रहेंगे, वरना उनके साथ जो होना उन्होंने देखना है भी क्या होना क्या नहीं है। सर 75 के अंदर मैं हिसार में पढ़ता था, जाट कॉलेज में। मामा जी वहाँ जेल सुप्रिटेंडेंट थे, उनके साथ ही रहता था बचपन से ही। क्योंकि माँ जो है जन्म देते ही एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए मामा जी ने मुझे पाला था। तो जब 75 में प्रेप में था, तो मेरे को भी औरों की तरह स्मोक करने की आदत हुई। और मैं जो है खाना खाने के बाद बड़ा स्टैंडर्ड समझता था कि भाई कवेंडर्स, मेरे ख्याल में उस टाइम होती थी कवेंडर्स नाम की कोई सिगरेट वगैरह। तो खाना खाने के बाद सर वहाँ नजदीक की कोई दुकान थी, वहां जाता और उसको उठा के लगा के कस लगाता हुआ। उसको 5-7 दिन ही हुए थे। तो उस टाइम जाता था जब देखता था कि मामा जी जो है वो अपने घर में है, अब कोई नहीं देख रहा। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने जेल से आने के बाद फिर जाना पड़ गया होगा चेकिंग के लिए, और वो जब आए तो उन्होंने, मैंने इस साइड से जा रहा था, इस साइड से जा रहे थे, तो मैंने ध्यान दिया ना, तो मेरे को देखने के बाद भी नहीं बोले। घर आया तो कुछ नहीं कहा, उसी दिन कान पकड़ लिया। मैं, इन्होंने देखने के बाद भी नहीं कहा, तो तूने खुद को समझना है। अगर ये धमकाएंगे भाई, जूता परेड करेंगे, उससे बढ़िया है कि तो अपने शरीर को सुधार लो। तो ये बहुत कई बार समझाने के ढंग होते हैं, तो मैं उस टाइम समझ गया था सर। तो एक ये छोटी गलती हुई थी, 10-12 दिन लगातार पी होगी एक शाम को रात को। तो सर ये आपका जो लेसन था ये कमाल का था। और मैं चाहूंगा कि ये ऐसी की ऐसी वीडियो डाले ताकि मैं घर वालों को सुनाऊं। और ये मैंने इनके डॉक्टर साहब के जो पॉइंट नोट कर लिए हैं। और आज पता सबको ही है, ये जो 10 से 9 पॉइंट बताए हैं ये सबको पता है, लेकिन खाए बगैर रह नहीं सकते। अब मैं, ये आपने जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उनके फादर नहीं मानते, डॉक्टर साहब इनका कसूर नहीं, कसूर मेरा भी। मैं भी कल अपनी पोती को वहां एक मॉल में ले गया। दादा मुझे क्या खिलाओगे? चॉकलेट चॉकलेट। चॉकलेट से तो मना कर दिया मैंने। फिर उन्हें बिस्कुट खाए सर, वो जो क्रीम वाले। हम्म। वो बल्कि हालांकि छोटा दिलवा, बड़ा नहीं, 5 रुपए वाला दिलवा, ताकि ज्यादा ना इसके अंदर। सर ये आप तो समझते ही सारे, दादा पोता का अलग ही प्यार होता है, वो मना नहीं कर सकता। आप भी जब दादा बनोगे तो उस टाइम महसूस करोगे हमारी जो है ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जिस तरह से सब लोगों को प्यारा होता है, मूल छोड़ देंगे, इंटरेस्ट जरूर चाहिए। तो हमारा इंटरेस्ट है ये दादा का, ये हमारा पोता, ब्याज है हमारा ये।
तो इसलिए हम ब्याज को ना नहीं कर सकते। तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं सर, बहुत कुछ सुधारा है। मैं तो कंट्रोल करता हूँ, मेरी मैडम भी कंट्रोल करती है, बच्चों को जो है ये चीजें नहीं देनी। कई बार मैं दे देता हूँ, मुझे भी कहती है बिगाड़ दे इसको, बिगाड़ दे इसका बच्चा। वो मेरे से ज्यादा इन बातों में ध्यान रखती है। लेकिन उनके डैडी है, एक बार कान में कहेगी पापा, हाँ, कुछ खाना है, उसी टाइम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। मैं कहले बेटा इसका तो आज ही आपका जो ये मैं इंटरव्यू नोट करूंगा और ये भेजना, मैं उनको सुनाऊंगा भाई तुम क्या बच्चे के साथ कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। और आपका लेसन जो मैं वर्कआउट तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं जागा वो फटाफट सारे काम करके और आपका स्पीच शुरू ही हुआ था तो मैं बैठ गया था। तो इसके लिए मैं आगे से ध्यान रखूंगा सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी को कहूंगा कि आपकी वजह से मैं इतने बढ़िया माहौल में आया हूँ और जिंदा हूँ। कई बार कहते हैं, कल एक बंदा मिला, मेरा पड़ोसी था, कई दिन में मिला, यहाँ गुड़गांव फ्लैट में रहते हैं। आप तो बीमार हो गए जी। मैं जी बहुत तकड़ा बीमार हूँ, मैं 1 हफ्ते से बीमार पड़ा हूँ। आपने मुझे संभाला ही नहीं। नहीं क्या बात हुई, मैं बताया ही नहीं। तो उन लोग कहा एक्सरसाइज तो नहीं करते, ऐसे एक्सरसाइज तो है, ऐसे कर देती वैसे करती। भैया मैं कुछ नहीं करता, मैं बिल्कुल खाट में पड़ा रहता हूँ। तो मेरी चिंता ना करो, बीमार था। ऐसे आदमियों को मैं वैसे काट देता हूँ, समझाने की क्या जरूरत है। जो आदमी मानता ही मेरी बात सुनने से पहले अपना उपदेश शुरू कर दिया, मैंने तो कान पकड़ लिए। तो ज्यादा ज्ञान दे के अपना दिमाग क्यों खराब करना भैया। और मैंने क्या लोड पड़ी उसको सुधारने की, ना सुधरे भाई। है? अभी तो 4 परोठे खाता है, 8 खा, 10 खा, मेरे को क्या लगन पड़ी। तो ये थोड़ा हम मैं उनको कहा, मैं ठीक है सर, मैं तो वैसे बीमार था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज तो मैं ये तो मैं ज्वाइन नहीं कर रखा कुछ भी। तो सर कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेना पड़ता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपसे जुड़ा हूँ। और कल शाम को सोच रहे थे तो कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे देखो सर, कई बार सोचा उल्टा पड़ जाता है। कल 100% दिमाग में था, घूम रहा था मैं, ये एक्सरसाइज के बगैर जान निकल जाती है। और आज वही उल्टा हो गया कि मैं नहीं कर पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी को कहूंगा कि मेरा एक मैसेज था उसको नोट कर ले, 9 बजने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा, मैं इस पे एक बार रिसर्च भी कर रहा था कि ऐसा क्या करा जाए कि हम बच्चों को समझा सकें, क्योंकि ये है तो बहुत मुश्किल काम, ये आसान नहीं है, उनको समझाना आसान नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका मैंने देखा, मैंने जैसे जापान के बारे में स्टडी करा। जापान में जैसे हमारे यहाँ 47 लाख लोग हार्ट डिसीज से मर रहे हैं, जापान में 2,32,000 आदमी मर रहे हैं बस हार्ट डिसीजेज से। तो 47 लाख और 2 लाख में बहुत फर्क है। हालांकि पॉपुलेशन भी हमारी ज्यादा है, परसेंटेज वाइज भी देखा जाए तो जापान खूब मर रहे हैं वहां भी, लेकिन उनके फूड में कुछ तो ऐसा है जो हमसे अलग है। तो इसमें उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई, मैंने वो जानने की कोशिश करी। उन्होंने क्या करा, सबसे पहली चीज उन्होंने ये करी कि हेल्दी फूड खाने की खुद पे आदत डाली। मतलब मैं पहले खुद को ठीक करूंगा, जब मैं खुद को ठीक करूंगा मेरी फैमिली जब हेल्दी खाना स्टार्ट करेगी। मतलब मेरे घर में अगर 10 लोग हैं और उनमें से 4 बच्चे हैं, तो पहले 6 लोग हेल्दी खाना स्टार्ट करें। जब हमारे घर में हेल्दी खाने की आदत पड़ जाएगी लोगों को, तो बच्चे जो है देख के सीखते हैं। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि हमारे घर में हो क्या रहा है। आप मतलब बखूबी जानते हैं ये सारी चीजें कि वो माँ बाप से सीखते हैं। अगर मैं अपने बच्चे के सामने हर समय यही डिस्कशन करूंगा कि भाई ये नहीं खाना ये खाना, उसको फिर रिवॉर्ड दिया किसी चीज का, यानी कि अगर मान लीजिए उसने जूस पिया, तो मैंने उसको रिवॉर्ड दिया कि भाई तुझे एक कहानी सुनाऊंगा अगर तूने ये नहीं खाया तो हमें रिवॉर्डिंग सिस्टम यूज करना है, हल्का हल्का रिवॉर्ड देना है। और जब वो उनको ये चीज की आदत पड़ जाए कि भाई हाँ ये खाना गलत है, सबकॉन्शियस माइंड में जब ये पता लग जाएगा उनको, वो उनको फिर रिवॉर्ड भी हम दे रहे हैं, तो प्रमोट होगा ऐसे करके। लेकिन हम उसके सामने बात ही नहीं करेंगे तो उसको कभी फर्क समझ में ही नहीं आएगा। पहले हमें खुद से शुरुआत करनी है। अगर मैं बाहर जाके सबसे पहले पिज्जा बर्गर ऑर्डर करूंगा और मैं बच्चे को कहूंगा कि भाई तुझे नहीं खाना, तो वो तो कहेगा यार ये कैसा गधा आदमी है, ये खुद तो खा रहा है और मेरे को बोल रहा है कि ये नहीं खाना। तो वो तो मतलब सबकॉन्शियसली हम उसके दिमाग में बैठा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे से कोई जंक फूड लेके आया और मैं मना करूं भाई ये नहीं खाना, वो देखेगा इस चीज को कि ये इसने मना क्यों किया है पिताजी ने, तो वो सीखेगा इस चीज से। अब एक दिन सर बता रहे थे, अजय पाल सर, इनका बेटा है लक्ष्य, वो जंक फूड खाता ही नहीं है। इन्होंने बताने की जरूरत नहीं पड़ी उसको कि भाई जंक फूड नहीं खाना है। वो सीख गया इस चीज को कि मेरे पिताजी मेरी मदर डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोगों को फिट कर रहे हैं, लोग इनको देख देख के फिट हो रहे हैं, तो भाई मैं मतलब इन सबसे अलग कैसे हो जाऊं। माहौल तो सारा घर से स्टार्ट होता है।
तो हम सबकॉन्शियसली बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना, ठीक है, लेकिन अगर कोई उधार मांगने वाला आदमी आ जाए, हम उसको कहेंगे गेट पर जाओ और उसको बोल दे पापा यहाँ नहीं है, तो वो जाएगा, बोल देगा गेट के पापा आज नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये बैठा दिया कि ऐसी सिचुएशन में झूठ बोलना है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं सफलता की कुंजी है सच बोलना, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई जाके ये कह दो कि यहाँ नहीं है, तो ये सबकॉन्शियसली सीख जाते हैं। हम उसके आगे अगर ये कहें नहीं भाई ये नहीं खाऊंगा मैं, ये तो गंदा है, ये शब्द बार बार आएगा जब गंदा है, और 8 आदमी बोलेंगे इस चीज को, तो बच्चा समझ जाएगा नहीं नहीं ये गंदा है, ये नहीं खाना। तो हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, खुद पे इंप्लीमेंट करेंगे पहले। बिल्कुल सही बताया। देखिए अमित, सच्चाई यही है कि बच्चे तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और जब धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखने लगता है, 6 महीने के बाद वो पहचानने लग जाता है घर वालों को, फिर उसके बाद चीज़ों की पहचान होने लगती है 1 साल का जब होता है, तो वो 1 डेढ़ साल का बच्चा जो है उसको क्या पता चॉकलेट क्या होती है, बिस्किट क्या होते हैं, क्या और चीज़ें क्या है, उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम ही तो देते हैं उसको। हमने उसको चॉकलेट, सबसे पहले टॉफ़ी दिला दिया, चॉकलेट कैंडी दिला दी उसको, तो उसको पता लग गया कि हाँ, ये भी कोई चीज़ है। अगर हम उस चीज़ को उसको दिखाएँ ही ना, तो उसको नहीं पता लगेगा। जब वो उसको खुद इस लायक होगा कि वो खुद चीज़ों को पहचानेगा या देखेगा, तो उस टाइम तक वो कुछ समझने लग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा है, देखिए मेरा भतीजा हमारे घर में जो है सबसे पहला बच्चा था, वो अब 10th क्लास में है। वो बिल्कुल छोटा-सा था, हमारी माँ जो है कि काम करती थी, तो उसको चारपाई पे बैठा देती थी, और जो उस टाइम वो छोटे-छोटे से कुरकुरे टाइप के आते थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, वो उसके सामने खोल के फेंक डाल देते थे, तो वो उसमें से एक-एक उठा के खाता रहता था, छोटा-सा था बिल्कुल, 1 साल का। और वो उसको ऐसी आदत पड़ गई, फिर वो खाने लग गया, तो ये हम ही सिखाते हैं, अपने लालच में। फ़ोन जो है कि एक सबसे बड़ी बीमारी बच्चों के साथ लगी हुई है, ये भी हम ही देते हैं। छोटा-सा बच्चा है, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो बच्चों को ये कहेंगे जी खाना नहीं खाता, इसके सामने फ़ोन चला के रख देते हैं ना, फिर खाना खा लेता है। तो ये हम कहीं न कहीं इनडायरेक्टली उसको हैबिट डाल रहे हैं इस चीज़ की, कि वो फ़ोन में ध्यान है, उसका खाने पे ध्यान ही नहीं है। अरे उसको अच्छे ढंग से बताओ, टाइम पे खिलाओ, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है वो दो। आप उसको एक सिर्फ़ ज़बरदस्ती खिलाना है कि उसके सामने फ़ोन चला के रख दिया और फिर उसको खाना खिला रहे हो। वो आज तो आपने फ़ोन चला के रख दिया, खाना खिला रहे हो, 2 दिन बाद फिर से वो बगैर फ़ोन चलाए वो खाएगा ही नहीं। तो फिर धीरे-धीरे एडिक्शन होती है फ़ोन की। ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ी बीमारी है बच्चों के लिए। इतनी ज़बरदस्त एडिक्शन होती है इसकी कि बच्चे चोरी करने लग जाते हैं मोबाइल की, कि माँ-बाप सो रहे हैं, इधर-उधर हैं, तो चुपचाप मोबाइल निकाल के देख लें उसमें। तो ये बहुत ही जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये बच्चों की लाइफ़ को जो है कि आगे जाके इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं। तो बहुत बढ़िया आज के हमारे डिस्कशन रहे। देखिए 8:40 हो गए हैं, अब हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। देखिए, एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं, पहले तो सभी को नमस्कार। अभी बात आई थी कि भैया कह रहे थे कि लक्ष्य के ब मतलब भारतीय लक्ष्य जो भी है, मेरे घर पे कभी भी मेरे बच्चों ने आज तक मेरे घर पे पिज़्ज़ा नहीं आया है। कभी भी मेरे चॉकलेट पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक बार अमित, एक बार ना छोटे ही थे, ये भारती भी छोटी थी, लक्ष्य छोटा-सा ही था। तो मैंने भी कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया था अपनी लाइफ़ में। ये शायद 2014 की बात होंगी शायद। 15 14-15 के आसपास की बात है। मैंने कभी ज़िंदगी में तब तक पिज़्ज़ा ही नहीं खाया था। मैंने वो पहली बार पिज़्ज़ा लेके आ गया, मैं यहीं फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे उस टाइम हम। तो वो पिज़्ज़ा जब मैंने खाया, बच्चों ने भी खाया, मतलब इतनी घृणा हो गई उससे, इतना खराब लगा मुझे, अपनी ज़िंदगी में उससे खराब खाना ही नहीं लगा कोई। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हमने दोबारा कभी ट्राई ही नहीं किया। ना बच्चों ने किया, ना हमने किया। तो मतलब इतना खराब एक्सपीरियंस है पिज़्ज़ा को लेकर तो, और बच्चे वाक़ई कभी भी नहीं खाते। कभी कहते भी नहीं है बच्चे कि पापा हमें पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। गर्मियों में थोड़ा बहुत होता है, चलो आज बाहर चले पार्क में 1-2 राउंड लगाने, तो बच्चे कह देते पापा आइसक्रीम खिला दो। 1-2 बार ही होता है, वो भी रोज़ाना नहीं होता है, बच्चों का कर जाता है मन कभी-कभार। जब शाम के टाइम गर्मी में पार्क में चले जाते हैं तभी, नहीं तो कहीं भी मेरे बच्चे फास्ट फूड न मांगते हैं, न वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए। न हम खाते हैं, न हमारे बच्चे तो मांगते वही हैं। बात है ना, अब उन्होंने जो अमित बता रहे थे कि उन्होंने देखा ही नहीं, कभी उनको मिला ही नहीं, कभी उन्होंने यही नहीं देखा कि हमारे माँ-बाप भी खा रहे हैं, तो वो उस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। और कोशिश भी करते हैं कि मोबाइल से भी दूर रहें। देखिए लॉकडाउन था, तब क्लासें ऑनलाइन थी, दोनों ही बच्चों की। मैंने क्या किया था, बच्चे क्लास लेने के बाद फ़ोन की ऐसी हैबिट हो गई बच्चों में कि फिर फ़ोन चाहिए मम्मी, काम करना है, काम आ रहा है। मैंने क्या किया था, रेड लाइन फ़ोन लगवा लिया था। मैंने बच्चों को 1.5 साल मैंने फ़ोन नहीं लिया था। मैंने जो भी होता था, मैं ये रेड लाइन से कोई भी कॉन्टैक्ट करता था तो रेड लाइन नंबर थे। मैंने टच फ़ोन बंद कर दिया था।
खाली तो क्लासेस के देखिए, बाद। ये खुद का त्याग करना पड़ता है बच्चों को अच्छी चीज देने के लिए। अपना स्मार्टफोन रख दिया था और लैंडलाइन का कनेक्शन लेना पड़ा था उस टाइम, ताकि इस मोबाइल से पीछा छूट छूट जाए। जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि हमने इम्प्लीमेंट करनी है। देखिए, बात करना भी जरूरी होता था उस टाइम, घर वालों से बात करनी है और भी कुछ होती है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, सिचुएशन ऐसी थी। तो फोन कांटेक्ट करने के लिए जरूरी था। तो लैंडलाइन फोन मैंने आज भी लगा हुआ है, आपने अमित देखा होगा, घर आए होंगे तो दीवार के ऊपर टंगा हुआ है, अब भी चालू है वो। उसका यूज बेशक ना करते हो, लेकिन वो लगा हुआ है अब भी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। साधु राम अंकल कहते हैं कि भाई आप जमीन से जुड़े हो, जमीन से जुड़े रहोगे तो ही ग्रोथ करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। किसी पेड़ को आप जड़ से काट दो, खत्म हो जाएगा। तो अपनी जड़ें हमेशा मजबूत रखनी है, जड़ से जुड़े रहना है। हमारी जो पारंपरिक चीजें हैं, जो हमें कहते हैं ना कि अपने एक जनरेशन टू टू जनरेशन वो ट्रांसफर होती हैं, वो चीजें हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपके दादा परदादा जो करते आए हैं, उन चीजों में कुछ ना कुछ जुड़ाव हमें हमेशा रखना चाहिए, तभी आप लाइफ में बहुत बढ़िया ढंग से अपनी जिंदगी को जी पाओगे। लेकिन ये सोच लिया कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो आप खत्म, ये समझो कि आप पतन की तरफ जा रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया डिस्कशन था। और ये डिस्कशन धीरे धीरे कहीं का कहीं पहुंच जाता है। हम कहाँ फैट से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पहुंच गए। तो देखिए, ये भैया की नॉलेज है वो वास्तव में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे ढंग से वो समझाते हैं। कल भी वो लाइव थे 4 बजे, 4:30 बजे, जैसे ही मुझे लगा तो मैंने उनकी सुनी थी 5-10 मिनट जब वो लाइव आ रहे थे। तो उनकी वास्तव में अमेजिंग उनकी नॉलेज है, इतना अच्छा वो समझाते हैं। हालांकि वो टॉपिक आए थे बीच में 2-4 बात पे, लेकिन वो फिर अपने उसी पे चले गए जो वो वो इसके लिए पूछ रहे अलग थे। टॉपिक था, लेकिन वाकई डीपली नॉलेज, जो जिसके बहुत ऊपर भी बात करते हैं डीपली नॉलेज रखते हैं, तो बहुत बढ़िया। ये तो हमारे जो है कि डायमंड है, देखिए, और हमें एक हमेशा कुछ नई नई चीजें सिखाते रहते हैं। तो दिनेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज। मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सही है, अमित ने आज मेरे वर्कआउट की तारीफ गलत की है। मैं पूरा 100% नहीं दे पाया। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं दौड़ रहा था ना, तो मेरे पैर में है ना मोच आ गई थी। तो पैर से भी दिक्कत थी और दूसरा कमर में भी कोई झटका वटका लगा हुआ था, तो मैं पूरा नहीं दे पाया। तो मैं अपने जो वर्कआउट से खुश नहीं हूँ। तो मैं पूरा 100% नहीं दे पाया। बाकी आज का सेशन बड़ा जबरदस्त चला है, और बिल्कुल इतनी अमित भाई साहब तो सबके कान खींचते रहते हैं। आज इन्होंने हर साल के कान खींच दिए। तो थैंक बिल्कुल यू। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम छोटी छोटी ही गलतियां करते हैं, छोटे छोटे क्राइम करते हैं। उसको ये क्राइम ही बोलेंगे कि हम जानबूझ के खुद ही कर रहे हैं, और कोई दूसरा नहीं कर रहा। हम खुद ही छोटी छोटी गलतियां करके फिर कहेंगे हमारा वजन नहीं जा रहा, वजन नहीं जा रहा। वो बिस्कुट वाली बात मेरे को याद आ गई। अपने जो प्रिया है, वो एक दिन बिस्कुट खाया था उसने। तो वो धीरे 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 वो कह रही, अंकल जी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। वो एक एक बिस्कुट खाती थी, मेरे को बताती नहीं थी वो। लेकिन वो जैसे 10-12 दिन हो गए, फिर उसने घट भी नहीं रहा था तो बढ़ भी नहीं रहा था, तो दोनों काम हो रहे थे वो, मतलब। लेकिन वो धीरे 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 एक बिस्कुट से वो पूरा पैकेट पे आ गई। अब उन्होंने बिस्कुट छोड़ दिया तो रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो अब हम इतनी छोटी छोटी, जैसे गज्जक खा लिया, थोड़ा सा गज्जक खा लिया, लेकिन वो उसका कैलोरी तो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो वो छोटी छोटी गलतियां हैं, इसको ढूंढो, पकड़ के लेके आओ, और अपना बिल्कुल वजन सबका जाएगा, किसी का नहीं रोकेगा। थैंक यू। एक अनम्यूट करो अमित जी को। एक बिस्किट में, एक जो गोल बिस्किट दिखता है ना, हाथ में लिया सिर्फ एक बिस्किट, 127 कैलोरी है। एक बिस्किट में बात कर रहा हूं मैं। सोच के देखना, 5 बिस्किट खा लिए तब 700 कैलोरी होगी। मतलब डाइट प्लान का 80% हिस्सा गया। 127 कैलोरी भाई साहब, मैं कह रहा हूं चीनी में नहीं है इतनी कैलोरी एक बिस्किट में। हद की बात है। मैं खुद सोचता था ये बात कि एक बिस्किट में ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन होता क्या है, जो फॉर्मूला बनता है ना चीनी का और जो मैदा का मिक्स करके जो फॉर्मूला बनता है, आप देखोगे उसमें, अगर उसके केमिकल कंपाउंड पे जाओगे तो कार्बन का कंपाउंड बहुत ज्यादा बनेगा उसमें। जो ब्रांच चेन बनती है ना, CHOOH, उसमें H वाला जो है और C का जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये बढ़ते चले जाते हैं और ब्रांच चेन बन जाती है, तभी तो वो बिस्कुट है। उसमें देखोगे ये इतना फ्लफी क्यों होता है, ये सारा का सारा मैदा और चीनी का कॉम्बिनेशन है। बिस्कुट तो मैं कह रहा हूँ सबसे घटिया चीज है दुनिया की, सबसे घटिया चीज। 127 कैलोरी में हैरान रह गया। अगर भाई, अगर किसी को चाय भी पिला रहे हो तुम, 4-5 बिस्कुट तो खाएगा ही खाएगा। तो 5 बिस्कुट का मतलब आप उसमें पूरा जहर खिला के भेज रहे हो उस मेहमान को, अगली बार आए ना।
तो ये कभी नहीं आएगा रिजल्ट। बिस्किट, मैदा, और ये नहीं है कि मैं बिस्कुट की बात कर रहा हूँ, खाली बिस्किट की बात कर रहा हूँ, इसमें सब चीज आ गई, फिर ऑप्शन सब भी चीज आ गई इसमें। आप मिलाए में। लिट्टी लिट्टी पिट्टी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, जिसमें मैदा में वो चीनी जहां मिक्स हो गई, वो समझ लो गड़बड़ होगी। फिर वो डाइट प्लान को भूल जाओ, फिर तो अस्पताल की राह देखो। और मैं दीदी की बात बताऊं कि कल मैं यूट्यूब पे लाइव था, हाँ, और खाली बैठा हुआ था तो सोचा कि कुछ लाइव आ जाता हूँ। मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, उसमें बहुत सब्सक्राइबर मैसेज करते हैं। कल 30-35 हजार आदमी जुड़े हुए थे उस टाइम पे। तो उनको मैंने बताया, फिर वो लाइव टॉपिक पे चला गया, फिर वो और चीजों पे चला गया, फिर वो सक्सेस पे चला गया, फिर वो सिविल से हट के पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। तो आपने सुना, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई अपने। और एक योगेश जी हैं हमारे ग्रुप में ही है शायद, वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। मुझे कल पता लगा परसों जब, कि भाई उनका कमेंट देखा, वो बोले कि हेल्थ लवर्स में भी आप जो है बोलते हो और आप इसमें भी बोलते हो। तो मुझे जब समझ में आए तो अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, आपने वो सुना, खुशी हुई। वैसे यार को भी डाल दिया करो, हम भी सुन ले कोई अच्छी चीज है। वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आपको मजा नहीं आएगा उसमें। मैं अभी फिटनेस वाला जो चैनल है उस पर स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी उस पर मैं वीडियोस डालूंगा और दूंगा आपकी भी आईडी उसमें, आप बनाओ आईडी। मकान हमने भी बढ़ाने हैं। आप आओ, मैं आपका एक पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ, आपकी लाइफ की जर्नी में दिखाना चाहता हूँ, कि जिससे अगर आपने ठीक करें, सोच के देखो आप। जो लोग मतलब जिनका परिवार का आदमी सदस्य जाता है ना अस्पताल से, जब वो मायूस लौटते हैं। मेरा बेटा हुआ था जब मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं कॉमन रूम में बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था किसी परिवार को, वो वेट कर रहे थे, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट था उनका, उसको मतलब सीपीआर देते हुए डॉक्टर लेके जा रहे थे उसमें आईसीयू में, और वो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उस परिवार को जब मैंने देखा ना कि ये हुआ क्या, मतलब सब सपने, सब कुछ धराशायी हो गए उनके, मायूस होके वो जब लौटते हैं, मतलब उनका कुछ नहीं बचता फिर। उनके बच्चे, मतलब उनका सब कुछ खत्म हो गया। आपने ऐसे कितने लोग ठीक करें जिनकी मौत लिखी थी, और उन्होंने मतलब अपना बिहेवियर चेंज करके, लाइफ हैबिट चेंज करके अपनी लाइफ को मतलब जी लिया। और मैंने देखो बहुत पॉडकास्ट सुने, बहुत लोगों के बारे में मैंने जाना, और मैं खुद भी ऐसा था। मेरे को एक बात समझ में आई है कि लाइफ ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हम कितनी लंबी जिंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं। हम चाहे कम ही जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जो खुशी की हो, बढ़िया हो, तकलीफ देना हो। और ईमानदारी से मैं यही बताऊंगा आपको कि जो आज की रात अगर मैं सो रहा हूं और मैं बेचैन नहीं हूं, तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हो गया। फिर अगर मैं बेचैनी में सो रहा हूं, अस्पतालों के बारे में सोच रहा हूं, और परेशानियों के बारे में सोच रहा हूँ, आफतों के बारे में सोच रहा हूँ, तो फिर जीवन का कोई फायदा नहीं है। कितने भी पैसे कमाओ, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ। वो मनोहर पारिकर जी के मतलब वो शब्द थे लास्ट के, जब मैं अस्पताल में पड़ा हुआ हूँ, बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं कैबिनेट मंत्री रहा, मैं चीफ मिनिस्टर रहा, मैं देश के चुनिंदा लोगों में रहा, लेकिन आज जब मैं ये मशीनों की आवाज, बीप और ये सब सुन रहा हूँ, सीआरओ की आवाज जो मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपने आप को समय नहीं दिया, अपनी फिटनेस को समय नहीं दिया, और मैं अपने जीवन को मीनिंगफुल नहीं बना पाया। तो मौत ऐसी होनी चाहिए जो मीनिंगफुल हो, और एक एक दिन काउंट करना चाहिए हमें कि आज का जीवन हमारा, आज का दिन लास्ट है, और इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें जिंदगी जीनी है। फिर देखो आप कितना बढ़िया जीवन कटेगा। हम उसको आफत में पीटते हैं, दुनिया भर की बातों में, जेलसी में, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, बॉस ने ऐसा कह दिया, हम डिग्रेड कर लेते हैं अपनी लाइफ को। हम डेली उसको बेचैनी में जी रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि हम 90 साल जी लिए, बेकार है वो। तो यही कल मैं यूट्यूब पे बता रहा था, लोग जो है उसको सुन रहे थे। मेरा जीवन बदल दिया सबने, आपने, अजय पाल सर ने, कपिल ने, और जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं, सब बदल दिया। मैं अस्पतालों के, मुझे भी नहीं पता थी ये सारी चीजें, ये है ना, जब जान जाते हैं ना तो फिर मानने की जरूरत ही नहीं होती। जान लिया तो मतलब मान लिया। फिर मैंने वो जान लिया, पिछले 4 महीनों में जान लिया। जब अस्पताल में मैं गया था, मेरे एक्टोपिक्स की प्रॉब्लम थी। एक्टोपिक्स बोलते हैं कि जब आप एसिडिटी होती है तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर से मैं मिला, बहुत बड़ा डॉक्टर था, वर्ल्ड लेवल का डॉक्टर था वो, कार्डियोलॉजिस्ट। मैं उसको बोला कि 30 साल 32 साल की उम्र में मैं एक हार्ट सर्जन को देख रहा हूँ, कितनी बुरी मतलब सिचुएशन रही होगी। उसने मुझे बोला कि वेट कम कर लो,
मजाक में बोल दिया उसने ऐसे ही। उसको तो 1500 रुपए फीस से मतलब था ना, वेट कम कर लो। उसने मुझे ये नहीं बताया वेट कम कैसे कर लो, क्या खाना बंद करूं। बोलता है बेटे वेट कम कर लो, दूध पीना बंद कर दो और ये दवाइयां ले लो। मेरे को समझ में नहीं आई उसकी बात, मेरे को ये समझ में नहीं आया क्या बोल गया डॉक्टर। वेट कम कर लो का मतलब क्या होता है, कैसे कम करूं ये तो बता भाई, क्या चेंज करूं मैं अपने जीवन में, कहाँ गलती कर रहा हूं ये तो समझाओ। जब घर आया फिर उसके बारे में रिसर्च करी, फिर इतने में कपिल जी आ जाते हैं। फिर उन्होंने, मैंने देखा कि जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। फिर समझ में आया कि भाई डॉक्टर ये कह रहा था, लेकिन डॉक्टर ये कह रहा था लेकिन बताया नहीं कैसे कह रहा था। वो खुद भी मोटा पेट था उसका, वो क्या कहेगा। अब सबने बताया 54% डॉक्टर इल है, बीमार है। वो पिंचर लगाने का काम कर दिया उसने, ट्यूब नहीं बदली। अब ट्यूब बदली है 3 महीने में, 4 महीने में, और ये ट्यूब मैं सबको दूंगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए, हंसी मजाक के साथ बहुत बढ़िया माहौल बनता है। तो हमने ट्यूब नहीं डालनी है, हमने पेंचर नहीं लगाना है, और जिसकी ट्यूब नई है उसको नई रखना है, उसमें पेंचर होने ही नहीं देना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।